प्रशस्ति तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हरियाणा यमुनानगर में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई मौत। एथिक्स कमेटी के एक्शन पर बोले अभिषेक बनर्जी, महुआ अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। नोएडा पुलिस ने अलवेश यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए फिर से भेजा नोटिस। तिरुवनंतपुरम केरल सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को लेकर की समीक्षा बैठक। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। भारत में रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ शुरू से एक बड़ा मुद्दा है। भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों की संख्या में रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। अब इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एजेंसियों की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा और असम पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में कथित तौर पर रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवाने के आरोप में 47 दलालों को गिरफ्तार किया है। एनआई के मुताबिक असम के विशेष डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा है कि सावधानी पूर्वक योजना बनाने के बाद 8 नवंबर की सुबह एनआईए के और असम पुलिस के द्वारा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर एक देशव्यापी ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में अब तक कुल 47 दलालों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें से 25 त्रिपुरा से, 5 असम से, 3 पश्चिम बंगाल, 9 कर्नाटक, 1 हरियाणा और तेलंगाना व 3 तमिलनाडु से। असम पुलिस ने बताया है कि फरवरी 2023 में करीमगंज पुलिस को करीमगंज रेलवे स्टेशन पर त्रिपुरा से आ रही ट्रेन में रोहिंग्याओं के एक समूह का पता चला था, जो आज के बाद यह बात सामने आई है कि अवैध रोहिंग्या और घुसपैठिए भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इस घटना के बाद असम पुलिस ने सतर्कता और अभियान बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 450 अवैध प्रवासियों को सीमा सुरक्षा बलों की सहायता से रोका गया और वापस लौटा दिया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के लिए सतना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश में चर्चा है। अब सबके विकास का समय आया है। एमपी में गरीबों के लाखों घर बनाए गए हैं। मोदी घर देने की गारंटी देता है। एमपी के हर एक काम में कांग्रेस सरकार रोड़ा अटकाती थी और कांग्रेस ने राज को अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आपके वोट के कारण देश के दुश्मन का हौसला पस्त है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं। कांग्रेस का चेहरा थका और हारा हुआ है। जहां जो कांग्रेस आई वह तबाही लेकर आई। अगर आपने कांग्रेस को वोट किया है तो केंद्र से मिलने वाले सभी मदद बंद कर दी जाएंगी। तो वहीं पर कांग्रेस सरकार लोगों को पक्का मकान देने में विफल रही है, लेकिन मोदी आपको पक्के मकान की गारंटी देते हैं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को अपने समर्थकों को कहता तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले
एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको जम्मू कश्मीर के सामा जिले में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है, तो वहीं बीएसएफ अधिकारी ने बताया है कि रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने नैनपुर पोस्ट पर गोलीबारी हुई, जिससे बीएसएफ के एक जवान घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जवान का नाम लालफंड कीमा बताया जा रहा है। ये 3 हफ्ते में तीसरी बार है जो पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। सबसे पहले 17 अक्टूबर को पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई थी, इसमें 2 बीएसएफ के जवान घायल हुए थे। तो वहीं दूसरी बार 26 अक्टूबर को जम्मू के अरनिया और सुचेतगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गए। तो वहीं शोपिया के कतुल्लान इलाके में बुधवार देर रात सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के एक आतंकी को मारा गया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया है। तो वहीं पर अन्य आतंकियों की तलाश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता कार्यालय में पेश हुए। इससे पहले ईडी ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। उन्हें आज यानी 9 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। पश्चिम बंगाल की महिला व बाल कल्याण मंत्री और तृणमूल के प्रवक्ता शशि पांजा ने समन को प्रतिशोध की राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अगले साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नेताओं को परेशान करने के लिए ऐसी प्रतिशोध की राजनीति कर रही। गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले बनर्जी को 9 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया था। इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी के विरोध रैली में भाग लेने के लिए वह 3 अक्टूबर के समन में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले भी 13 सितंबर को शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बनर्जी से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। जारी हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में गोलियों से छलनी 2 शव बरामद किए गए। मृतकों में एक महिला का शव भी शामिल है। तो वही शव इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मिले। बता दें कि मृतकों को हाथ बांधकर गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी उम्र लगभग 40 साल है और उसके हाथों और आंखों पर पट्टी बंधी है और उसके सिर में गोली मारी गई। व्यक्ति का शव मंगलवार रात को इम्फालपुर के तेरेनपोकपी इलाके में मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने पहले इस शव को देखा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। जिस महिला का शव मिला है तो माना जा रहा है कि वह उन 4 लोगों में से एक है जिन्हें हाल ही में इम्फाल पश्चिम के कांगचौप इलाके से अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा किया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि मणिपुर में बीते 3 मई से जाती हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। दरअसल मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण देने के खिलाफ यह हिंसा शुरू हुई थी। राज्य में मैती समुदाय की आबादी कुल आबादी की 53% है। तो वहीं राज्य में नागाओं की जनजाति के लोगों की जनसंख्या 40% है। देश की राजधानी नई दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। इस हवा में लोगों को सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा है। गले में खराश के साथ साथ लोगों को आंखों और सीनों में जलन की समस्या हो रही है। वहीं कई लोगों को खांसी से बुरा हाल हो गया है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं होता दिख रहा है। आज यानी 9 नवंबर को नई दिल्ली में सुबह 6 बजे के करीब वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के इलाके आज सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब आरकेपुरम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 453 दर्ज किया गया। तो वहीं पर आईजीआई एयरपोर्ट पर AQI 446 रहा। द्वारका में वायु गुणवत्ता सूचकांक 459 रहा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 414 दर्ज किया गया है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी हो रही है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने एक बड़ा ऐलान किया। वह बोले कि राजधानी दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहली बार ऐसी बारिश करवाने का प्लान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजू टंडन के बेटे और पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी लखनऊ शहर से विधायक थे और लंबे समय से कैंसर से ग्रसित होने के चलते लखनऊ के मेदांता में उनका उपचार चल रहा था।
तो वही मिली जानकारी के मुताबिक मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनका निधन हुआ है। आशुतोष टंडन के निधन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और लखनऊ पूर्व के विधायक आशुतोष टंडन और गोपाल जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ। उनका राजनीतिक जीवन लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित था। पार्टी की मजबूती देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा है कि लखनऊ और प्रदेश के विकास के लिए उनके द्वारा दिए गए कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। दुख की इस घड़ी में उनके शोकाकुल परिवार के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव टंडन ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के निधन पर दुख जाहिर किया। तमिलनाडु में कई दिनों से ही भारी बारिश अब कहर बरपा रही है। मदुरई में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। इसके चलते स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। बारिश से यातायात भी प्रभावित होने लगा है। तो इसके साथ ही नीलगिरी माउंटेन रेलवे के मेट्रोपालियम कुन्नूर खंड में कल्लारा ट्रली के बीच ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। इससे दोनों ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। इसे देखते हुए आज 9 नवंबर 2023 को कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो वही कुन्नूर उदगमंडलम के बीच ट्रेन सेवाएं संचालित होती रहेंगी। रद्द की गई रेल सेवाओं के यात्रियों को टिकट का पूरा किराया वापस दिया जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते मदुरई, कोयम्बटूर, डिंडिगुल, तिरुमौसम में ताजा हालात की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। मौसम विभाग ने आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 26 तो अधिकतम तापमान 32 रहने की संभावना है। कल भी चेन्नई का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि 11 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती। तो वहीं मदुरई की बात करें तो यहाँ 13 नवंबर तक अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे इलाके में परेशानी और बढ़ सकती है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस बना है। इस पूरे हफ्ते इलाके में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश देखी जा सकती है। तो वहीं तमिलनाडु से सटे बेंगलुरु में भी बारिश का कहर जारी। आईएमडी ने बेंगलुरु के लिए 10 नवंबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। यहाँ फिलहाल तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और दोपहर करीब 2 बजे बारिश की उम्मीद है। हालांकि बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में बारिश के पैटर्न को देखते हुए सुबह बादल छाए रहेंगे, साथ ही दोपहर में धूप रहेगी और रात में कुछ घंटों के लिए बारिश होगी। पूरे आदि जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी नेता का शव पेट से लचका मिला है। युवक के दोनों हाथ बंधे थे। घटना के बाद गांव वालों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों ने सरकारी वाहन को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। घटना बाकुंडा के गंगाजल घाटी थाना इलाके के निधिरामपुर गांव की। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि बुधवार सुबह एक स्कूल परिसर में बीजेपी नेता दीपू मिश्रा का शव पेड़ से लटकता देखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस जब पहुंची तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की। तो वहीं पर सूत्रों के मुताबिक दीपू पिछले कई दिनों से घर से बाहर रह रहा था। एक दिन पहले ही घर लौटा था और सूत्रों का कहना है कि दीपू की मौत मामले में जांच की काफी जरूरत है। दीपू का गांव में ही एक महिला से संपर्क था। पुलिस ने जब उस महिला को हिरासत में लेने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। तो वहीं दीपू ने पंचायत चुनाव भी लड़ा था। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश से दीपू की हत्या की गई। तो वहीं विपक्ष के नेता बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंजों ने दीपू मिश्रा की हत्या कर उनके हाथ बांधकर शव को पेड़ में लटका दिया। अधिकारी ने कहा कि निधिरामपुर से पंचायत चुनाव लड़ा था। ये सालतोरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारियों ने यह भी कहा कि बांकुड़ा जिला पुलिस को इस घटना की गहनता से जांच करनी चाहिए। इसके साथ पिछले महीने एसपी द्वारा जारी एक आदेश संलग्न है। ऐसा लगता है कि वो अपने पद की सीमाओं को पार कर सीधा नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। यह आदेश प्रशासनिक न होकर राजनीतिक प्रतीत होता है। जिला पुलिस यूनिट वर्दी में टीएमसी कैडर के अलावा और कुछ नहीं है। उनका एकमात्र काम यह करना है कि टीएमसी पार्टी का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे। खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।